एवेलॉन्च राजेंद्र सिंह बेदी। जब मैं कुछ परेशान सा होता हूँ और मुझे अपना दिल एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ के नीचे दबता और बैठता हुआ महसूस होता है, तो मैं अखबार बीनी करता हूँ। ये मेरा शगल है। अखबार में सुकून को तलाश करना एक बईदुल फहम बात है, लेकिन ये तो दुरुस्त है कि इसमें कत्ल, अगवा और इस किस्म की बेहुदा सी बातें दिलचस्प होती हैं, और दूसरों की कमज़ोरियाँ और मुसीबतें पढ़कर दिल पर से एक बोझ सा उतर जाता है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे हाथ से किसी ने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास छीन लिया हो। और फिर कभी कभी किसी रिसाले में से इक़्तिबासात होते हैं। अजीब अजीब नामों पर मुझे बहुत हंसी आती है। मसलन इस खबर में, संगोरिनी क्लाइजर, दक्कन, 15 दिसंबर, कोयले की कान में सख्त धमाका होने से एक शख्स मुसम्मा गौरव नाथ वेंकट रमैया की मौत वाक़ई हो गई। मुतवफ़ी। उस वक्त मेरे पाँव में से स्लीपर उतर जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक मुअम्मर आदमी हूँ। चाय जो कि मैंने अभी अभी पी है, उसी के चंद कतरे मेरी दाढ़ी में अटके हुए हैं। गौरवनाथ वेंकट रमैया, खुदा की कसम, क्या अजीब नाम है। हा हा हा। शीला रुको शीला रुको और मेरी बीवी जमुना तीनों भागती हुई आती हैं। कैसा दिलचस्प नाम है। तुमने देखा गौरवनाथ वेंकट रमैया। हा हा हा। और हम सब भूल जाते हैं कि उस बेचारे की मौत हादसे से वाक़ई हुई, एक नहायत अफसोसनाक हादसे से। और मुतवफ़्फ़ी की शादी हुए अभी सिर्फ 3 माह ही हुए थे। जमुना मेरी हसास बीवी सोचती है, किस तरह बेचारी की सुर्ख चूड़ियाँ तोड़ दी गई होंगी। भोली, नहीं जानती दक्कन में औरतें सुर्ख चूड़ियाँ नहीं पहनती। अगर वो सोचे किस तरह बेचारी की मांग का सिंदूर पोंछ दिया गया होगा, तो शायद कुछ बात भी बने। जमुना आंचल से अपनी नमनाक आंखों को साफ करती है। शीला और रुको किसी गहरी सोच में गर्क हो जाती हैं, लेकिन वो तीनों पागल हैं। हमें गौरवनाथ की मौत से क्या मतलब। एक सांस के साथ दुनिया में सैकड़ों इंसान मरते हैं और फिर उनसे कहीं ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ये ठीक है कि इंसान का दूसरे इंसान के साथ कोई रिश्ता है, लेकिन मेरा दिल दबा हुआ है और अखबार बीनी मेरा शगल है। नंदा देवी के करीब एक चोटी को सर करने के लिए बैनुल अक़वामी अफराद पर मुश्तमिल एक पार्टी आ रही है। चूंकि आजकल सर्दी है, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई होगी, इसलिए पार्टी के तमाम अफराद अनकरीब ही चढ़ाई शुरू कर देंगे। उन अफराद में 2 रूसी हैं, एक अतालवी और एक जर्मन औरत है। नाम एलेक्सी निकोलाई कोल्टेपकन, 7 नोंगलो लोपेग्निनी, और जर्मन औरत का नाम फ्राउ कर्प। मौसा हिंदाल में एक मुअज़्ज़िज़ खड़ौबा खानदान के यहाँ बारात आई। लड़की वालों ने जहेज में 25 तोले सोना, 1,000 रुपये नकद, फर्नीचर, भैंसें और बहुत कुछ मालो दौलत दी। फेरे के बाद लड़के ने अपनी ससुराल से कार मांगी। फिर क्या हुआ? इसके बाद मेरा दिल कांपने लगता है, टांगें डगमगाने लगती हैं, आंखों पर से ऐनक गिर पड़ती है, अखबार छूट छूट जाता है। मैं उसी तरह बेतहाशा आवाज़ें देता हूँ, शीला, रुको, जमुना, इधर आना। कोई नहीं आता। ये लोग मेरी आदतों से वाकिफ़ हो चुके हैं। गोया वो मुझे मेरे अखबार के आखिरी कॉलम और मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अकेला छोड़ देंगे। तने तन्हा, बेयारो मददगार, दीवाना। क्या कोई किसी का है? बीवी और बच्चे। रुको आ जाती है। उसकी आंखें उसी तरह नमनाक होती हैं। वो अखबार को पढ़ती है और फिर आहिस्ता से मेरे कंधे को छूते हुए कहती है, पिताजी, आपने आगे भी पढ़ा? नहीं तो बेटी, पढ़िए यहाँ से। इनकार कर दिया और आगे। हाँ हाँ हाँ, ये। और रुको की छुंगली सत्र के साथ साथ दौड़ती जाती है। सत्र के अल्फाज गुम हो जाते हैं। कहीं कहीं एराब नाचने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। लड़के ने अपनी ससुराल से कार मांगी। लड़की वालों ने उसे अपनी तौहीन समझते हुए इनकार कर दिया और डोली रोक ली। बारात को नाकाम वापस लौटना पड़ा और निदामत से अपने तईं बचाने के लिए दूल्हा वालों को नौशा की जिला जहलम के गांव में एक अल्हड़ जाहिल देहाती लड़की से शादी करानी पड़ी। उस वक्त मुझे यूं महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा फिरौन, जिसके हाथों किसी की भी इज्जत महफूज नहीं। उसकी रियाया ने उसके जोरो इस्तबदाद से तंग आकर हथियार उठा लिए हैं, लाठियाँ, गंडासे, दरातियाँ, हथौड़े। बहुत ही अच्छा किया, मैं कहता हूँ। लड़की वालों ने बहुत ही अच्छा किया। मेरे मकान की घंटी बजी।
मैं जानता था साहब राम आते ही होंगे। कपूर अढ़ाई घर में बड़ी ऊंची जात है। मैंने दरवाजा खोलने से पहले छज्जे पर से झांक लिया। यूं ही वही थे। कपूर अमृतसरी तर्ज की सीधी सी कश्ती नुमा पगड़ी बंधी हुई थी, काला बंद गले का कोट और अरीब पाजामा, शाने पर शाल रखी थी। मैंने जमुना को बुलाया और पूछा, गद्दे तब्दील किए हैं जमुना? गद्दे? हाँ तो किए हैं। नहीं किए, सिर्फ उनके गिलाफ। फूलदान? इस दफा रुक को आ गया ही। वो जानती है ना कि मैं उसकी माँ से ख्वामखा कटा रहता हूँ। किसी की बात का गुस्सा उस पर निकालता हूँ, शायद इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे बहुत कुछ तवक्को रखता हूँ। रुक्को बोली, रख दिए हैं फूलदान और अपने काढ़े हुए मेज पोश बिछा दिए हैं। उस वक्त न जाने मुझे अपनी बेटी में क्या दिखाई देता है। मैं उसे अपने पास बुला लेता हूँ। एक दीवाने के आशीर्वाद के हाथ रुक्को के सर पर छा जाते हैं। रुक्को मेरी आंखों में आंखें डाल देती है, गोया आंखों के रास्ते से वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर जाना चाहती है। अरे भोली लड़की, क्या ये मेरे दिल की गहराइयों में उतरने का वक्त है? जब मैं अकेला होता हूँ तो तुम तीनों में से मेरे पास कोई नहीं आता। कोई भी मेरे जज्बों का साथ नहीं देता, मेरी परवास के साथ नहीं उड़ता। तुम सब मुझे यूं ही सा समझते हो, यही तुम्हारी भूल है। बाहर कपूर खड़े हैं, बाजारों में सौदे हो रहे हैं। मैं रुक्को से मुखातिब होते हुए कहता हूँ, तुम सब अपने कमरे में चले जाओ, जाओ। साहब राम आए, जिस्म के भारी भरकम थे। नथने जरूरत से ज्यादा फराख थे, भवें ज्यादा घनी थी और कानों पर लंबे लंबे सख्त से बाल उगकर पगड़ी से बाहर दिखाई दे रहे थे। माथा अंदर की तरफ धंसा हुआ था, बस बिल्कुल काल रूप थे। बार बार शॉल को संभालते थे, गोया उसका मुजाहरा करना कोई बहुत जरूरी बात थी। कुर्सी पर बैठने के बाद वो कुछ देर रुक्को के हाथ के कड़े हुए खुश आमदीद वगैरह को देखते रहे, फिर तस्वीरों पर नजर दौड़ाई और निहायत एहतियात से कुर्सी को मेरे करीब सरकाते हुए बोले, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे पाँव तले की जमीन निकल गई। मैंने कहा, माफी? आपका गुलाम हूँ। देखिए, आप हमारे साहब हैं, ये रिश्ता ही कुछ। साहब राम मुस्कुराए जैसे कपूर मुस्कुराते हैं और बोले, मैंने सुना है आपकी रुक्को की 2 मरतबा सगाई हुई थी। उस वक्त मैंने दरवाजे के पीछे जमुना की उंगली हिलती हुई देखी। वो मुझे इस बात में जवाब देने से मना कर रही थी। फिर उसकी धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे थिएटर में एक प्रॉम्प्टर होता है, लेकिन प्रॉम्प्टर का हुनर इसी बात में है कि हाजरीन को उसके वजूद का पता न चले। और साहब राम सुन रहे थे। मैं हकीकत से इतनी जल्दी इनकार न कर सका। मैंने कहा, जी हाँ। साहब राम बड़े मुअद्दिबाना अंदाज से बोले, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सगाई टूट क्यों गई? उस वक्त मेरे मुंह में लुआब खुश्क हो गया। रुक्को ने गुलदान अच्छी तरह रखे और फूल सलीके से काढ़े थे। मैंने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए बताया, वो इस वजह से छूट गई कि मैं गरीब वॉश लाइन इंस्पेक्टर हूँ। रुक्को को मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, अच्छी तालीम दी है। आप एक गरीब वॉश लाइन इंस्पेक्टर से क्या मुतवक्का हो सकते हैं? क्या वो अपनी बेटी को तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड भेजेगा? माफ रखिए, बाकी रही देने दिलाने की बात, मैंने रुको को इस्तात से ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं किया है। वो मेरी बेटी है। मैंने गनी मोहल्ले में नालियां बनाने का ठेका मेहताब सिंह को दिलवा कर उससे काफी बड़ी रकम ली है और अब इसका पता चल चुका है। मेरे बयान हो चुके हैं। मेरी नौकरी, मेरे बच्चों की, मेरे 2 यतीम भतीजों की जिंदगी खतरे में है और चूंकि मैं जहेज में ज्यादा देने का अहल नहीं था, वो रिश्ते टूट गए। सुना आपने? साहब राम ने मशकूक निगाहों से मेरी तरफ देखा। मुझे उन सुर्ख डोरों से भरी हुई निगाहों में एक राशा पैदा कर देने वाले मानी नजर आए, गोया वो मेरी रुक्को को मशकूक चाल चलन की समझता हो। रुक्को, मेरी बेटी रुक्को, क्या ऐसी भी हो सकती है? मेरे हाथ में रिवॉल्वर हो तो मैं। साहब राम बोले, सरदार साहब देखिए, मैं कल बैंक में लड़के से मिला था। वो इस बात पर बजिद है कि 1,000 रुपया विदायगी में रखा जाए, फर्नीचर सबका सब सागवानी हो, रेडियो और अगर एक रेफ्रिजरेटर। बाकी का मैंने नहीं सुना, सिर्फ आखिरी अल्फाज साहब राम के चले जाने के बहुत अरसे बाद तक मेरे कानों में गूंजते रहे। अजीब रोजगार लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। मुझे याद आया, मेरी नौकरी, मेरी जिंदगी, 6 जिंदगियां खतरे में हैं। और शायद एक दफा एक फिरौन के जोर इस्तबदाद से तंग आकर रियाया ने बगावत की थी और महल के नीचे लाठियां, गंडासे, दरातियां, हथौड़े। अच्छा किया, अच्छा किया।
बरसात के दिनों में देवदार की लकड़ी के मसाम फैल जाते हैं और दरवाजे दहलीजों के साथ चिमट जाते हैं। मैंने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे के पीछे रुको उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा पट से खुला और रुको की पेशानी के साथ टकराया। उस वक्त मेरा जी चाहा कि मैं रुको की लातों घूंसों से मरम्मत करूं, खूब मारूं उसे। लेकिन एक और ही जज्बा मेरे दिल में औध कर आया। इंसान अपने दिल और किरदार के मुतालिक खुद नहीं जानता कि फलां वक्त में कौन सा जज्बा, कौन सा अमल सबसे ऊपर जगह पाएगा। मैंने रुक्को के सर को सहलाते हुए कहा, रुक्का मेरी बच्ची, ज्यादा तो नहीं आई चोट? मैंने देखा रुक्को को चोट का जरा भी ख्याल न था। वो किसी गहरी सोच में गर्क थी या वो किसी और ही चोट को सहला रही थी। उसने आंखें बदस्तूर फर्श पर गाड़े हुए पूछा, वो क्या कहते थे? और फिर कुछ शर्मा सी गई। एक प्रॉम्प्टर के बगैर मैंने सब कुछ छुपा लिया। मैंने कहा, मैं रुक्को को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने सोचा कोई ताज्जुब नहीं कि रुक्को खुद ही दरवाजे के पीछे सुनती रही हो, लेकिन मैं रुक्को को क्यों बताऊं? उसकी वही चुंगली एक दिन बुर्दवान की एक खबर पर दौड़ रही थी। उस खबर में लिखा था, अपने बाप की मजबूरी का ख्याल करते हुए एक लड़की ने अपने कपड़ों पर तेल छिड़क कर आग लगा ली। मैंने रुक्को को बिल्कुल बच्चा समझते हुए आगोश में ले लिया। पहले तो वो शर्मा दी, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे दिल की गहराइयों में उतरने लगी। मैंने कहा, वो कहते थे लड़की तो बहुत सुशील दिखाई देती है। पूछते थे ये फूल उसी ने काढ़े हैं? मैंने कहा हाँ। कहने लगे क्या खूब है? मैंने कहा हाँ। फिर बोले रुकमन बहुत अच्छे अखलाक और अतवार की सुनी जाती है। मैंने कहा हाँ। और इससे ज्यादा मैंने कुछ ना कहा। मैं कुछ कह ही ना सका। जाने मुझे किसी ने जोर से गले से पकड़ लिया। कुछ देर बाद अपने असल को छुपाने के लिए मैंने रुक्को को दरवाजे की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ रुक्को जाओ। जब मैं अकेला होता हूँ तो तुम में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, कोई भी मेरे दिल की गहराइयों में नहीं उतरता, कोई भी मेरी परवाज़ के साथ। क्या मैं बस यूं ही सा हूँ? बेवकूफ़ों, जब मैं अकेला रहना चाहता हूँ तो तुम सब मेरे पास आ मरते हो। मगर जाओ, मुझे आज आराम से अखबार पढ़ने दो। हाँ, जमुना से कह देना एक अंगीठी में बहुत से कोयले डालकर भेज दे। उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। आज मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हु, मरा जाता हूँ मारे सर्दी के। रुको मेरी आदत से वाकिफ थी, चुपचाप चली गई। आप ही अंगीठी ले आई। मैंने अखबार को उठाया। वो बैनुल अक़वामी अफराद पर मुश्तमिल पार्टी कंचनजंगा या नंदा देवी के करीब किसी चोटी की बुलंदियों को सर कर रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। यकायक बर्फ का एक तोदा फिसला। एक बड़ी सी एवेलॉन्च ने उन्हें आ लिया। पार्टी के सब मेंबर, चंद तिब्बती मजदूर, खच्चर सब दब गए, शायद मर भी गए होंगे। जब एवेलॉन्च आती है तो बड़े बड़े दरख्तों, छोटे छोटे पौधों, हर नखलो समर को बहा ले जाती है। गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। इंसान, मवेशी, परिंद मर जाते हैं। फसलें तबाह हो जाती हैं। कहत साली होती है। उस वक्त उन अफराद के नाम पढ़कर मैंने हंसने की कोशिश की। एलेक्सी निकोलाई कोराटेपकन, साइनोरेंक्लो लोपेग्निनी और जर्मन औरत फ्राउ कर्ब लीटेनशांग। लेकिन मुझे हंसी ना आई। इसके 2-3 दिन बाद बहुत सर्दी पड़ी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था, रिश्वत लेने की वजह से। रुक्को शादी के इंस्टीट्यूशन को बड़ी तंजिया निगाह से देखने लगी। मुझे तो उसकी आदतों में बेअतदाली दिखाई देने लगी। मुझे तो उसके चाल चलन पर भी शुबा होने लगा। जमुना, मेरी 2 बेटियों, 3 भतीजों की जिंदगी खतरे में थी। उसी दिन रुक्को दौड़ी दौड़ी आई। उसके हाथ में उस रोज का अखबार था। वो बोली, क्या आपने आज का अखबार देखा है? मैंने कहा नहीं। उसने एक कॉलम मेरी आंखों के सामने रख दिया। लिखा था, एक हवाई कोमोडोर के तहत में एक रेस्क्यू पार्टी ने एवेलॉन्च की जद में आए हुए सब आदमियों को बचा लिया। मैंने तस्कीन का एक गहरा सांस लेते और उस बर्फानी सख्त सर्दी में अपने यकबस्ता हाथों को सेक सेक कर दिल पर रखते हुए पूछा, क्या कोई रेस्क्यू पार्टी आएगी रुको? क्या वो हमेशा आती है?